अब ये बताइए, अगर इंक्रीजिंग एन्युटी पेबल पियथली का केस होता, इंक्रीजिंग एन्युटी पेबल पियथली का केस होता। देखो, हम इसके लिए ना कोई स्पेशल फॉर्मूला तो नहीं डिराइव कर रहे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम ना क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्वेश्चन को ही इस तरह से चेंज करेंगे कि वो हमारा सिंपल एन्युटी की फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब जो नॉर्मल एन्युटी पियथली की फॉर्म में है उसमें चेंज हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन देख लो, ये फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन्युटी फंक्शन। उन्होंने एक्सप्रेशन मांगा है, हो सकता है वैल्यू भी मांग लें। फॉर द प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1st Jan 2004 ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ अ कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8%। देखो, 1000 पे किया है 1st Jan, 1st April, 1st July, 1st October 2004 को, तो 2004 में आपने 4 पेमेंट की हैं, 0 पे, 1/4 पे, 2/4 पे, 3/4 पे, यानी 1000, 1000, 1000, 1000। एक तरह से आपने 4000 की टोटल पेमेंट की है। अगर मैं सिर्फ पहले साल की बात करूं, सिर्फ मैं पहले साल की बात करूं, ठीक है, 2004 की बात करूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4000 ए ड्यू 1 साल पेबल 4 टाइम्स? बताइए क्या लिखा जा सकता है? मैंने अभी सिर्फ 2004 की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1,000 अगर क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो 4000 इज द टोटल अमाउंट पेड इन 1 इंटरेस्ट इंटरवल, एक इंटरेस्ट इंटरवल 1 साल का हो गया और पेबल क्या है, क्वार्टरली है। प्लस अगले साल को अगर मैं कंसिडर करूं तो 8000 ए ड्यू 14, बट ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 पे, तो उसको भी बाहर 1 कर देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। प्लस 12000 ए ड्यू 14 वी स्क्वायर, प्लस 16000 ए ड्यू 14 वी क्यूब, प्लस 20000 ए ड्यू 14 वी 4। अब ये बताओ, इसमें से कुछ कॉमन आता है? यस, कॉमन आता है, 4000 कॉमन आता है, ए ड्यू 14 कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा, 1 + 2v + 3v स्क्वायर प्लस 5v4। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने आई ए ड्यू एन का फॉर्मूला डिराइव किया था तो वो कुछ ऐसा था, 1 + 2v + 3v स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू nvn-1 था, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 4000 ए ड्यू 14 इंटू आई ए ड्यू, कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, कौन से रेट पे, एट द रेट ऑफ 8% पे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 4000 इंटू आई बाय डी 4 ऑफ A1 इंटू 1 + i टाइम्स आई ए 5 एट द रेट ऑफ 8%। मैंने ए ड्यू 14 को i/dp ऑफ AN लिख लिया। अब i/d4 टेबल में मिल जाएगा 8% पे, A1 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, इंटू 1 + i 1.08 और IA5 भी टेबल में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली, मतलब आपने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनाया, आपने सिर्फ क्या किया, सेम चीज को लिखा और उसको सिंपल पियथली एन्युटी में और सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, आप खुद कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर एन्युटी एक कांस्टेंट अमाउंट से ना इंक्रीज होके कांस्टेंट परसेंटेज से इंक्रीज हो रही हो, कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज ना होकर कांस्टेंट परसेंटेज से, यानी कि इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटी, कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटी, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं पहली पेमेंट है 1 की, अगली पेमेंट
1 प्लस बी है, अगली पेमेंट 1 प्लस बी का स्क्वायर है, इस तरह से, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ ना बी 1 प्लस बी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, बी % से इंक्रीज हो रही है? नहीं, बी जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 100 B%। आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया 100 B%? देखो अगर 5% होता है तो मैं उसको 0.05 लिखता हूँ, अगर 100 इंटू 5% हो तो मैं उसको क्या लिखूँगा, 5 लिखूँगा। तो अगर मैं b लिख रहा हूँ, अगर मैं B% बोलूँगा तो वो b/100 लिखा जाना चाहिए। मैं अगर 100 B% लिखूँगा तो वो b लिखा जाएगा। तो अगर मैं कहीं पर b लिख रहा हूँ, 1 प्लस b लिख रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग बाय b% बट इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 100 B%। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1 Jan 2005। एन्युटी इन एरियर है, फर्स्ट पेमेंट 10,000 की है, हर पेमेंट 2% से इंक्रीज हो रही है, तो अगली पेमेंट 1.02 हो जाएगी, अगली पेमेंट 1.02 का स्क्वायर हो जाएगी। टोटल पेमेंट कितनी है, 12 साल की हैं, तो आखिरी जो पेमेंट होगी वो होगी 10,000 इंटू 1.02 की पावर 11, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 8.12% है। देखो नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को मैं करता तो मैं क्या करता, 10,000 V प्लस 10,000 इंटू 1.02 इंटू वी का स्क्वायर, 10,000 इंटू 1.02 का क्यूब स्क्वायर इंटू वी का क्यूब, प्लस 10,000 इंटू 1.02 की पावर 11 इंटू वी की पावर 12। इसमें से 10,000 V में कॉमन लेता, 1.02 V, 1.02 V का स्क्वायर, 1.02 V की पावर 11। तो ये एक 12 टर्म्स वाली जीपी बन गई, ठीक है। और V क्योंकि क्या है 1/1.08 है, यानी कि 1.02 इंटू वी क्या होगा, 1 से छोटा ही रहेगा। सो 1 माइनस कॉमन रेशो रेज टू पावर 12 अपॉन 1 माइनस 1.02 V। सॉल्व आप अपने आप कर लोगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8.12%। सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको एन्युटी के अंदर कहाँ से आ गई बात, ठीक है ना, एन्युटी में क्यों कंसिडर कर लिया इसको। तो देखो एन्युटी में ये तो एक तरह से मेथड 1 हो गया। मेथड 1 मतलब आप सिंपली जीपी लगा देते हो और सॉल्व कर लेते हो फॉर्मूला लगा के। मान लो इस स्टेज के बाद मैं क्या करता, मैं 1.02 V को V' पुट कर लेता, सब्स्टिट्यूट कर लेता, ठीक है। सो 1.02 अपॉन 1.0812 इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। मैंने V की जगह उसकी वैल्यू डाल दी एंड V' को मैंने 1 प्लस I' मान लिया। मैंने यहाँ से I' की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज कमिंग एज 1.0812 माइनस डिवाइडेड बाय 1.02 माइनस 1, 6% आ रही है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, 10,000 V इंटू 1 प्लस V' का स्क्वायर, V' की पावर 11, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 10,000 V इंटू IA ड्यू 12, कौन से रेट पे, 6% पे। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.0812 इंटू IA ड्यू 12 एट द रेट ऑफ 6%, और 6% आपको डायरेक्टली टेबल में मिल जाएगा। तो देखो जब भी आपको देखना क्या है, आप बोलोगे ये मेथड भी तो ठीक था पहले वाला भी, हाँ मेथड तो वो भी ठीक था, बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा 8.12, क्योंकि 8% भी तो दे सकते थे, 8.12% दे रखा है, या इंक्रीज 2% की जगह बोला जाए जी 1.96213 ऐसे कुछ % दे रखा है। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे चाहता है
कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करके एन्युटी की फॉर्म में चेंज करो और आपको उसकी टेबल वैल्यू मिल जाए। बात समझ आई कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या ग्रोथ रेट इनमें से कुछ भी आपको अजीब सा नंबर दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि वो चेंज हो के बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, तो ये हर केस में जरूरी नहीं कि मेथड 2 ही बेटर रहेगा, मेथड 1 से भी कर सकते हैं। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या ग्रोथ रेट में से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नंबर दे रखा है तो ग्रोथ चेंज करना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगी। चलिए अब यहां देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू कहां पे, 1 जनवरी 2005 पे। 12 साल की है, पहली पेमेंट है 18,000 की, हर पेमेंट 8% से बढ़ रही है। हर पेमेंट अगर 8% से बढ़ रही है तो 12 पेमेंट्स होते होते पेमेंट ये हो जाएगी। अगर आपने इसमें प्रेजेंट वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखा तो 18,000 वी, 18,000 इंटू 1.08 वी का स्क्वायर, 18,000 इंटू 1.08 की पावर 11 वी की पावर 12। इसमें से 18,000 वी कॉमन लिया, 1 प्लस 1.08 वी, सो ऑन 1.08 वी की पावर 11। ठीक है, अगर मैं इसमें जीपी लगाता हूँ ना तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% है। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जीपी विद कॉमन रेशियो एज 1। तो कॉमन रेशियो 1 हो तो 12 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर 18,000 इंटू वी इंटू 12 भी हो सकता है। ठीक है, v की वैल्यू आपने 8% डालनी है, इंटू ये वाली टर्म तो 1111 मिला के 12 हो जाएगी। अब आप बोलोगे नहीं, हमने तो क्या किया था, हमने तो ना सर 1.08 v को v डैश मान लिया था, जिससे हमारा i डैश जो था ना 0% निकल आया था। तो हमने जब इसको 18,000 v लिखा तो साथ में हमारा आ गया a ड्यू 10, a ड्यू 12 एट 0% आ गया, a ड्यू 12 एट 0% आ गया। तो इसका क्या करें, तो मैं आपको बता दूं 0% का मतलब क्या हो गया कि v क्या हो गया, 1 हो गया। 0% का मतलब v आपका 1 हो गया। ठीक है, सो a n हो या a ड्यू n हो, अगर एट 0% निकालते हैं तो उसका रिजल्ट n ही रहेगा। यानी कि अगर a ड्यू 12 एट 0% लेना हो तो वो 12 के बराबर होगा। इसका रिजल्ट आप बता देता हूँ कैसे आए। मान लो मैं कहता हूँ a ड्यू n का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ मैं, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू वी एन माइनस 1 है। ठीक है, तो 0% पे v 1 होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब मैं ये 1 प्लस 1 प्लस वो फोन वाला 1 प्लस 1 प्लस नहीं बोल रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी, चलो ये तो हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको IAN एट 0% निकालने की नौबत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। IAN का आप एक्सप्रेशन लिखो, क्या होता है, क्या था, v प्लस 2v स्क्वायर 3v क्यूब nvn, ये था। तो v क्या होता है, 0, तो बन के जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, जो क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी IA ड्यू n की बात आ जाती है तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 2v 3v स्क्वायर प्लस nvn माइनस 1, अगेन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, तो रिजल्ट इसका भी क्या होगा, n प्लस 1 बाय 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 0% पे दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो हमारा ये टॉपिक हो चुका है ख़त्म। ठीक है, चलिए इसका ना एक काम करते हैं, एक ना सब कुछ चीज़ें जिसमें इकट्ठी कवर हो जाएं और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो आप,
फ्रॉम ए कॉर्पस ऑफ 10,000, कॉर्पस होता है फंड बैलेंस, मतलब अगर मैं बोलता हूँ ना मेरे अकाउंट का बैलेंस 50,000 है तो मतलब मेरा कॉर्पस जो है बैंक में 50,000 का है। हाँ, ये भी हो सकता है मेरा बैंक का बैलेंस 50,000 है, मेरा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट 1 लाख किया तो मैं कह सकता हूँ मेरा टोटल कॉर्पस 1.5 लाख का है, ठीक है। बट यहाँ कॉर्पस की बात आप 10,000 इन बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम ए कॉर्पस ऑफ ₹10,000 इन ए बैंक अकाउंट, बैंक ने क्वार्टरली पेमेंट करनी है। कैसी? 300 पहले साल, 5 साल पे करनी है, 300 और उसके बाद 100 बढ़ाते रहना है। द पेमेंट्स आर डेफर्ड फॉर 1 ईयर, इसका मतलब पहले 1 साल तो कुछ पेमेंट नहीं होनी है। दूसरे साल में कितने की पेमेंट होनी है? जीरो से 1 में कुछ नहीं पे होना, 1 से 2 में टोटल पेमेंट होनी है कितने की? 300 की। बट ये होनी कैसे है? इन एरियर है तो 1.25 पे पहली 75 की पेमेंट होगी, 1.5 पे फिर से 75 की पेमेंट होगी और 2 पे 75 की होगी। फिर 2 से लेकर 3 के बीच में उसने 400 का अमाउंट पे करना है, जो कि 2.25 पे 100 एंड ऐसे ही 100। तो ये हो गया पहला साल जो पेमेंट हो रही है। टोटल 5 साल पे करना है, तो आखिरी साल जो पेमेंट का होगा 5 से 6 का होगा। देखो 3 से 4 में 500 की पेमेंट होगी, 4 से 5 में 600 की पेमेंट होगी और 5 से 6 में 700 की पेमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें 175 ईच क्वार्टर दे रहे होंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम कन्वर्टेबल मंथली फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स है। पहले 3 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका I12 एज 8% है और उसके बाद I2 एज 12% है। अब देखो, मैं आपको ये इंसिस्ट करता था हमेशा कि PA3 लगाना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं PA3 लगाने की कोशिश करता भी हूँ तो एक पेमेंट इंटरवल कैसा है? फर्स्ट पोर्शन में पेमेंट इंटरवल है क्वार्टरली और इंटरेस्ट इंटरवल है मंथली। अगर मैं P निकालने की कोशिश करता भी हूँ तो क्या आएगा? 1/3 आएगा, ठीक है। तो क्या 1/3 की कोई यूटिलिटी है आपके लिए? क्या 1/3 आपको कहीं टेबल में मिलेगा? नहीं। दूसरे वाले में देखते हैं। हाँ, दूसरे वाले में थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, पर मैं क्या करता हूँ, मैं ना क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो मैंने एक बोला था एक ब्रह्मास्त्र होता है हमारे पास कि जब कुछ ना समझ आए, समझ तो मुझे यहाँ आ रहा है, बट जहाँ पर आपको लगे कि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं तो पेमेंट इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल मैच करवा दो। तो इंटरेस्ट इंटरवल मंथली है, आपको I12 दिया है 8%। मैं क्या करता हूँ, सीधा क्वार्टरली इंटरेस्ट I4/4 कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे? 1 + I12/12 रेस्ट पावर 12 इज इक्वल टू 1 + I4/4 रेस्ट पावर 4। तो मैंने ये जब कैलकुलेशन की तो I12 इज 8%, तो 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 12 + 1 रेस्ट टू पावर 12/4 किया तो रेस्ट पावर 3 हो गया, -1 किया तो मेरा, इसको मैं I1 मान लेता हूं, मेरा फर्स्ट I1 आ रहा है 2.013% का। तो अब मेरा पेमेंट इंटरवल भी क्वार्टरली है, इंटरेस्ट इंटरवल भी क्वार्टरली है, ये मेरा पर क्वार्टर का इंटरेस्ट निकल आया है। ऐसे ही दूसरे में चाहो तो PA3 लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा PA3 लगाने के लिए, बट मुझे ये ज़्यादा आसान लग रही हैं चीज़ें। I2 12% है, इससे मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालता हूँ तो 1 + I2/2 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 1 + I4/4 रेस्ट पावर 4 किया मैंने। तो I2 कितना? 12%, तो 12/2 इज 6%, तो 1.06 रेस्ट टू पावर 2/4, तो 1/2 -1 किया। तो यहाँ से मेरा I2 मैंने मान लिया कि जो सेकेंड 3 से 6 के बीच में क्वार्टरली इंटरेस्ट है 2.956% है। अब देखो मेरा पेमेंट का इंटरवल और इंटरेस्ट का इंटरवल मैच कर गया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, 75 की 4 पेमेंट्स, 75 की 4 पेमेंट्स, ठीक है। बट ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई? ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई? एट 1 आई।
इंटू वी पावर 4 कर देता हूँ, इंटू वी पावर 4 कर देता हूँ। कौन से रेट पे? 2.013% पे, प्लस 100 की 4 पेमेंट्स हुई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगी? 2 पे। इसको वी पावर 8 कर देता हूँ। कौन से रेट पे? ये आई थी 2 पे, मैं इसको 0 पे ले गया। ये दोनों कैलकुलेशन कौन से रेट पे? 2.013% पे। तो आपको क्या करना है, एक बार चलो पहले आगे इकट्ठा देख लेते हैं। प्लस 125 की 4 पेमेंट्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2.956% इंटू वी पावर 12 एट द रेट ऑफ 2.013%। यानी कि इन 4 पेमेंट्स जो 3 से 4 के बीच में हुई थी, ये 3 पे आई थी और मैं इनको 3 से उठा के 0 पे ले गया। प्लस में 150 A4 एट द रेट ऑफ 2.956%। ये वैल्यू कहाँ आई? ये आई एट 4, ठीक है, ये वैल्यू आई एट 4। इसको v पावर 4 करूंगा, कौन से रेट पे? जो एप्लीकेबल रेट है, इंटू वी पावर 12 करूंगा, जो 3 से 0 के बीच में एप्लीकेबल रेट है, ठीक है। प्लस में 175 A4 करूंगा एट द रेट ऑफ 2.956% इंटू वी पावर 8 करूंगा एट द रेट ऑफ 2.956% इंटू वी पावर 12 करूंगा एट द रेट ऑफ 2.013%। क्लियर है? तो अब आपको लगेगा यार ये तो 50 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। देखो 50 चीज़ें आपको नहीं निकालनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा? देखो आपको एक बार A4 निकालना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2.013%, एक आपको निकालना पड़ेगा A4 एट द रेट ऑफ 2.956% और ये सब जगह पुट होगा। एक आपको सिर्फ V4 निकालना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2.013%। V8 के लिए उसका स्क्वायर कर लोगे, V12 के लिए उसकी पावर 3 कर लोगे, ऐसे ही V4 एट द रेट ऑफ 2.956% निकालना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3 और 4 चीज़ें निकालनी हैं, बाकी उसके अंदर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी है। ये आपको देगा प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे? ये आपको इन सब की प्रेजेंट वैल्यू देगा कहाँ पे? एट 0। बट हमारा क्वेश्चन 0 पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा क्वेश्चन था कि जी 6 साल के बाद उसके अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, देखो 10,000 हमारा था, 10,000 में से सारी पेमेंट्स जो की हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो। तो इसका मतलब बाकी क्या है जो आपके पास 0 टाइम पे बच गया है। 10,000 में से जो आपने पे किया उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा? जो मेरे पास 0 टाइम पे बचा है। अब 0 टाइम पे जो बचा है इसको मुझे कहाँ लेके जाना है? 6 पे लेके जाना है। अब इसमें आप ना कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए थे मंथली वाले उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अपने I1 को यूज़ करके 12 क्वार्टर आगे ले जाओ और I2 को यूज़ करके फिर से 12 क्वार्टर आगे ले जाओ। जो I के बेस पे, जो इस I12 के बेस पे आंसर निकालेगा, जो इस I12 के बेस पे P3 से आंसर निकालेगा, इस I2 को यूज़ करके P3 के बेस पे आंसर निकालेगा, और जो मेरे वाले तरीके से आंसर निकालेगा, दोनों आंसर्स में माइनर डिस्क्रिपेंसी आ सकती हैं, बट वो एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस हैं, यानी कि डिफरेंस जो होगा वो नेग्लिजिबल। मैं कह रहा हूँ नेग्लिजिबल छोड़ो, 2, 4, 5, 10 रुपए का भी डिफरेंस आ जाता है तो भी आंसर को करेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि मेथड हमारा ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर ऑफ इंक्रीजिंग एन्युटी कंप्लीट हुआ। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए।